हाँ भाई, शुरू करें पढ़ाई। ऑनलाइन वाले बच्चों बता दो भाई, ऑडियो वीडियो क्लियर है? चल, दिखाइए कहाँ तक पढ़ा दिया था कल। लिखें, फोर्स बिटवीन द फोर्स बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। फोर्स बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। दो पैरेलल प्लेट है, प्लस क्यू माइनस क्यू। आप देख सकते हैं, हम 9th क्लास से बचपन से पढ़ रहे हैं, एक प्लस एक माइनस क्यू आपस में क्या करेगा? अट्रैक्ट। तो ये दोनों प्लेटें अट्रैक्ट करेंगी। तो डाउट ये कि सर अगर अट्रैक्ट करेंगी तो प्लेटें आके चिपक जाएंगी। बात बिल्कुल सही है। तो वास्तव में ऐसा होता नहीं है। दो तरीके होते हैं। पहला तो इनके बीच में डाइलेक्ट्रिक भरा हुआ होता है, जिसके कारण ये चिपकती नहीं है। दूसरी बात, इनको माउंट करके रखा जाता है। माउंट समझते हैं क्या होता है? पीछे स्क्रू लगा रखा है। जैसे बोर्ड है, तो ग्रेविटी की वजह से गिरना चाहिए, गिर कहाँ रहा है? क्योंकि बोर्ड क्या है? माउंटेड है, चार कील साइड में लगा रखी है। पंखा एमजी की वजह से गिर जाना चाहिए, पर पीछे एक सपोर्ट लगा रखा है, तो वो हिंज फोर्स लगा रहा है, और वो हिंज उस एमजी को क्या कर रहा है? बैलेंस। तो मेरे एक थॉट मन में ऐसा आया कि सर ये प्लस माइनस है, तो प्लेटें अट्रैक्ट करके चिपक जानी चाहिए। बिल्कुल, लॉजिकली तो यही होना चाहिए था, पर दो इसके जुगाड़ हैं। पहला जुगाड़, इन रियलिटी बीच में डाइलेक्ट्रिक भरा जाता है, जो हम अभी आज स्टार्ट करेंगे डाइलेक्ट्रिक क्या होता है, जिसके कारण ये प्लेटें चिपकती नहीं है। साथ ही साथ इनको माउंट करा हुआ होता है। माउंट का मतलब पीछे स्क्रू कसे होते हैं, जिससे वापस से चिपक नहीं सकते। ठीक है, तो हम थ्योरेटिकल पढ़ना चाहते हैं कि इनके बीच में कितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है। तो बताइए, माइनस क्यू को कौन अट्रैक्ट कर रहा है? प्लस क्यू अट्रैक्ट कर रहा है। और बेहतर बोले, इस प्लस क्यू के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितनी है? प्लस क्यू के कारण। प्लस क्यू के कारण बताइए, प्लस क्यू के कारण। प्लस क्यू के कारण कितनी? सिग्मा बाय ड्यू टू प्लेट प्लस क्यू। सही है। और इस इलेक्ट्रिक फील्ड में कौन रखा गया है? प्लेट नंबर 2, जिसपे चार्ज कितना है? माइनस क्यू। अब बताइए, जब भी कोई चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा होता है तो कितना फोर्स लगता है? F बराबर क्यू ई। बच्चे जो गलती करते हैं वो ई नेट में लेते हैं, वही आपको समझना है। वापस बोलिए, सबसे पहला, माइनस क्यू को कौन अट्रैक्ट कर रहा है? बस इसी में पूरा कॉन्सेप्ट छुपा हुआ है। माइनस क्यू को अट्रैक्ट कर रहा है प्लस क्यू। अब इसको बेहतर करिए, माइनस क्यू को किसकी फील्ड अट्रैक्ट कर रही है? प्लस क्यू के कारण। प्लस क्यू के कारण फील्ड ये। सर मुझे जो याद है, कल आपने तो लिखवाया था सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, ये था नेट फील्ड। दिस इज नेट फील्ड। और ये कौन सी है? ड्यू टू प्लेट प्लस क्यू। क्या बात समझ पा रहे हैं? बताइए, F बराबर क्यू ई, ई सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन। सिग्मा की जगह डाल दीजिए क्यू बाय ए, तो आंसर आ जाएगा क्यू स्क्वायर बाय 2 एप्सिलॉन। चाहे तो माइनस लगा सकते हैं, बिल्कुल माइनस आना चाहिए। माइनस साइन क्या बताएगा? माइनस साइन बताएगा वास्तव में फोर्स कैसा है? अट्रैक्टिव। और सिर्फ आपको मैग्नीट्यूड चाहिए तो आएगा क्यू स्क्वायर बाय 2 एप्सिलॉन। क्या सर मैं उल्टा सोच सकता हूं? हाँ, उल्टा भी सोच सकते हैं। माइनस क्यू की फील्ड में कौन रखा गया है? प्लस क्यू। तो अभी यही आंसर आएगा। बस जो आपको बात ध्यान देनी है, यहां पर जो फील्ड आएगी वो नेट फील्ड नहीं आएगी। यहां क्या आएगी? ड्यू टू वन प्लेट। और ये कैसे चालू होगा सोचना। आपका चालू होगा अगर आपने पहला सेंटेंस सही बोला। पहला सेंटेंस अगर आपने सही फिजिक्स खोल दी। क्या सेंटेंस है?
माइनस क्यू पर कौन फोर्स लगा रहा है, बस इसमें आ गया पूरी फिजिक्स। अब इसको बेहतर बोलिए, माइनस क्यू को फोर्स लगा रहा है प्लस क्यू, और बेहतर बोलिए माइनस क्यू पर फोर्स लग रहा है प्लस क्यू के कारण पैदा की गई इलेक्ट्रिक फील्ड। हो गया, लिखें। क्या ये फोर्स डिस्टेंस पर डिपेंडेंट है या नहीं है? देखिए, डिस्टेंस डिपेंडेंट नहीं है, क्योंकि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है एक प्लेट के कारण, उसके फॉर्मूले में डिस्टेंस नहीं आती। आगे लिखें। डायरेक्ट आंसर याद होना चाहिए, डेरिवेशन तो सिर्फ एक बेसिक फंडामेंटल डेवलप करने के लिए बताते हैं। अगर मुझे इसके शॉर्ट नोट्स बनाने हैं तो मैं डायरेक्ट आंसर लिखूंगा, क्यू स्क्वायर अपॉन 2a एप्सिलॉन नॉट। डायरेक्ट टिप्स पे याद होना चाहिए, साथ ही साथ ये पता होना चाहिए डिस्टेंस पे डिपेंडेंट नहीं है। एक्सरसाइज 2 निकालें, कैपेसिटर। क्वेश्चन नंबर देखिए 10वां। क्वेश्चन नंबर 10वां, एक्सरसाइज 2। अब आप रट के गए ये फॉर्मेट, पर 10वें सवाल में ऐसा कोई भी फॉर्म नहीं है। इसका मतलब इसमें अब थोड़ी सी आपको क्या करनी पड़ेगी, छेड़छाड़। कोशिश करिए छेड़छाड़ करने की। क्यू से स्टार्ट करिए छेड़छाड़। क्यू क्या लिख सकते हैं, क्यू बराबर सीवी। ये याद नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला ही नहीं है। फॉर्मूला जो स्टैंडर्ड है वो ही याद करना चाहिए। ये तो एग्जाम में ऑन द स्पॉट आप कन्वर्ट करिए। कोशिश करें। एक्सरसाइज 2 कैपेसिटर, पेज नंबर 176, क्वेश्चन नंबर 10वां। मॉड्यूल लाइए, अब अगले 1 महीने रोज लाइए मॉड्यूल। 5-6 दिन कैपेसिटर चलेगा, फिर ऑप्टिक्स रोज लेकर आइए। उससे क्या होगा, हमारी 30% मेहनत बचती है। फटाफट फटाफट सवाल 1/3 यही कर लीजिए। बताइए 10वें का क्या आंसर। अब डायरेक्ट ऐसा फॉर्म है ही नहीं, पर यही याद करके जाना है हमेशा आपको। अब इसको चेंज कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं जैसा चाहिए। सर मुझे ये याद है क्यू स्क्वायर, अब क्यू की जगह क्या रखा, सीवी। ये हो गया सी स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन 2a एप्सिलॉन नॉट। पर चारों ऑप्शन देखते गए, नजर मारते गए कि सर अभी तक नहीं पहुंचे। इसका मतलब नीचे वाला जो a एप्सिलॉन नॉट है वो अटक रहा है यार, इसको हटा दो। c बराबर a एप्सिलॉन बाय d, तो a एप्सिलॉन की जगह सी डी, इसकी जगह सी डी डाल दो। c से c कटा,
सर ये तो धोखा हो रहा है सर। आप कह रहे हो फोर्स डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं कर रहा, अगर मैं ये रट के जाऊं तो ये तो फोर्स डिस्टेंस पे क्या कर रहा है, डिपेंड। कौन सी सही बात है? बोर्ड का लेफ्ट हिस्सा सही मानू, राइट हिस्सा सही मानू? अगर मैं आपको राइट वाला बताता तो फोर्स साफ सुथरे अक्षरों में डिस्टेंस के क्या है भाई, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। कौन सा सही कहेंगे? दोनों तो कैसे, कौन है रे दोनों सही है? दोनों कैसे सही हो सकते हैं? या तो डिस्टेंस से डिपेंड करेगा या नहीं करेगा, दोनों कैसे संभव है? प्रश्न समझे? प्रश्न समझे आप? क्या है प्रश्न बताओ। डी पे करेगा या इस फॉर्मूले से तो क्या लग रहा है कर रहा है, और जबकि इस कैसे कर रहा है, डी पे नहीं कर रहा। लॉजिकली इसलिए डेरिवेशन वाला जीतता है, इसलिए कॉन्सेप्ट जीतते हैं। फॉर्मूला रटने वाला परेशानी होगा जिसको ये रटा हुआ है, पर जिसको इसके पीछे का ओरिजिन रटा हुआ है, यार ओरिजिनली कहां से आया था, एफ बराबर क्यू ई। अब तुम इस दूरी को डी कर दो, डी/2 कर दो, डी/5 कर दो, कहां बदलाव कर लोगे तुम बताओ? इसको नहीं बदल सकते। इलेक्ट्रिक फील्ड, गॉस थ्योरम, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, वही रहेगा। इसका मतलब डी पे डिपेंड नहीं कर रहा। तो फिर यहां से क्यों धोखा लग रहा है? क्योंकि आप यहां देख रहे हो इन सब के अंदर डी छुपा हुआ है ना भाई, इस सी के अंदर डी छुपा हुआ है ना। जैसे सी को खोलोगे, ए एप्सिलॉन बाय डी, इस v को खोलोगे v बराबर ईडी, वो डी डी सारे कैंसिल हो जाएंगे। आप यहां बोल रहे हो डी पे डिपेंड करता है बशर्ते सी और v कांस्टेंट हो, जबकि डी बदलने पर सी तो पक्का बदलेगा, डी बदलने पर पोटेंशियल डिफरेंस तो पक्का बदलेगा। इसलिए ये धोखा है। ओरिजिनल फॉर्मूला समझोगे कभी परेशान नहीं होगे, इसके पीछे जाओ 5 बार देखो इसको, आपको पता चलेगा हाँ सर अगर मैं डी को दुगना कर दूंगा, 5 गुना कर दूंगा, मैं कहां बदलाव करूंगा? कोई आपने ऐसा स्टेप ही नहीं छोड़ा बदलाव करने का। सर यहां करूंगा तो यहां करने से सी बदल जाएगा, सी बदल जाएगा, वी भी बदल जाएगा, अल्टीमेटली वो डी का फैक्टर ही हट जाएगा। यही सवाल आया है 14वां, देखो आप आनंद आएगा 14वें में। सवाल 10वें में दम नहीं था, 14वें में दम है। एक फॉर्मूला कह रहा है पहला डिपेंड नहीं कर रहा, दूसरा कह रहा है इनवर्स है, क्या कहेंगे? 14वें पे आओ। बताओ क्या आंसर? पहला इंडिपेंडेंट ऑन डी, तो सच बात क्या है? सच बात है इंडिपेंडेंट ऑन डी। ये सिर्फ आंखों का धोखा है, क्योंकि यहां डी दिख तो रहा है पर इस सी और वी के अंदर भी डी छुपा हुआ है। अल्टीमेटली जब आप इसको सॉल्व करोगे तो सारे डी कैंसिल हो जाएंगे। सच है ये, इसलिए आपको ये याद करने को कहा जाता है, ये याद करने को नहीं कहा जाता। ओरिजिनल कॉन्सेप्ट ये है, फोर्स बिटवीन द प्लेट ऑफ कैपेसिटर डज नॉट डिपेंड्स ऑन डी। आंसर आएगा 14वें का ऑप्शन नंबर फर्स्ट। और 10वें का बताइए, CV²/2D। और वहां लिख लें ओरिजिनल फॉर्मूला, लिख लें 10वें का, वहीं मॉड्यूल में ओरिजिनल फॉर्मूला क्या चलेगा, Q²/2 एप्सिलॉन नॉट। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बहुत अच्छे से करिए, 80 से 85% पेपर, डेटा कान खोल के सुनिएगा, 80 से 85% क्वेश्चन PYQ से सीधा सीधा डिराइव्ड होता है। डिराइव्ड का मतलब उसके जैसे, उसी में फेर बदल करके, डेटा चेंज करके, लैंग्वेज बदल के। 80 से 85% किसी भी साल का पेपर उठा के देख लीजिए। तो इस डेटा को सुनिए और इसको मजबूती से तैयार करिए। आज 1 अप्रैल है, टेंटेटिव डेट आ चुकी है 17 जुलाई, 2 दिन में ऑलमोस्ट कंफर्म हो जाएगा कब डेट है, कब फॉर्म भरे जाएंगे। तो पूरे अभी 115 दिन है, 117 दिन है। अच्छे से पढ़ाई करिए, पहला स्टेप रखिए PYQ, NCERT, इन पर मेहनत करिए। 80 से 85% सवाल सीधा सीधा PYQ से डिराइव्ड होता है। डिराइव्ड का मतलब होता है उसी पर बेस्ड, वो आधार होता है वो सवाल,
उसमें हल्का फुल्का ऊपर नीचे क्या करते रहते हैं, चेंज 80%। इसलिए बहुत तरीके से पीवाईक्यू करिए, एक एक सवाल इतना लॉजिकल आना चाहिए। इसलिए हम क्लास में ऑलमोस्ट डिस्कस करते हैं, ताकि आपको पता चले। आप ये सोचोगे आप फंसोगे, ये देखोगे आपको लगेगा अरे यार डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं कर रहा, ये कर रहा है, जबकि ये भी सही है। पर आप डिस्टेंस पे डिपेंड कब मानोगे, जब सी और वी चेंज ना हो। पर डी को चेंज करने पे तो सी और वी भी चेंज होंगे ना, जबकि इसमें तो ऐसा कुछ भी नहीं है। और इसके डेरिवेशन में कितनी जान है, डेरिवेशन देखो आप, अगर दूरी को आप 4 गुना भी कर दोगे, इसके एक भी स्टेप में बदलाव नहीं होगा। इसलिए दम है। हाँ कुछ पूछ रहे थे आप। फोर्स को क्या लिखा, क्यू ई लिखा। सी वी बाई डी तो गलत कर दिया ना। यहाँ v बराबर जो ई डी है वो ई तो आपने नेट ले लिया, जबकि यहाँ नेट होता ही नहीं है। जब आप क्यू ई लगाओगे तो ई की जगह फिर ई बाई टू काम में लोगे, क्योंकि ये ई कौन सा है, एक प्लेट का, इसलिए 2 का फैक्टर मिसिंग हो रहा है वहां पे। चले आगे, लिखें कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। चैप्टर बहुत आसान है, फटाफट फटाफट तैयार कर सकते हैं इसको। एक दिन और है, मंडे से होमवर्क दूंगा इसका। करंट इलेक्ट्रिसिटी को फटाफट पूरा कर लीजिए। अभी क्या स्टेटस है, कहां तक पहुंच गए हम, रेस हो गई क्या, रेस। एनसीईआरटी मॉड्यूल करिए फटाफट। लिखें कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। पहला सीरीज कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन लिखते चलिए साथ में फटाफट। कॉन्सेप्ट वही है, सीरीज में वहां करंट सेम रहती थी, यहाँ क्या सेम रहेगा, चार्ज सेम रहेगा। आपको फॉर्मूले याद हैं, आपको ये भी याद है कैपेसिटर के फॉर्मूले रेजिस्टेंस से उल्टे चलते हैं।
पर उल्टे चलते हैं, ऐसा क्या हो जाता है? फिजिक्स उल्टी हो जाती है या फिजिक्स यहाँ फेल हो जाती है? ऐसा क्या हो जाता है? या तो आपको ये लाइन बिल्कुल सही है कि कैपेसिटर के फॉर्मुलेशन से उल्टे चलते हैं, वहां जो सीरीज का फॉर्मूला होता है यहाँ पैरेलल का होता है। पर ऐसा क्या हो गया सर, उल्टे हो गए फॉर्मूले? कुछ भी फेल नहीं हुआ, कुछ भी फंडामेंटल बदलाव नहीं है। देख के मैं आपको डिराइव करके बताता हूँ 2 मिनट में। कोई भी लॉजिकल रीजनिंग फेल नहीं हो रही, सारे फंडे बिल्कुल वही हैं, यहाँ रिलेशन ही अलग है इसलिए। चलिए बताऊं, देखें बोर्ड पे देखिए, 1 मिनट में समझ में आ जाएगा। देखो याद तो करना ही है, इसमें तो कोई इफ एंड बट ही नहीं है, पर सिर्फ डेरिवेशन से बढ़िया रहता है। अब ये लाइन आपको ही लिखी हुई है जो मैंने लिख दी, फॉर्मुलेशन से उल्टे चलते हैं, पर बैक ऑफ माइंड कहीं ना कहीं तो ये चलता ही है। अरे ऐसा क्या हो जाता है यार, उल्टे क्यों चलते हैं? कोई फिजिक्स गड़बड़ हो गई यहाँ की, या क्या कुछ फंडे फ्लॉप हो गए? कुछ भी नहीं हुआ, सब चीज सेम है। देखते जाइए, कॉन्सेप्ट समझाता हूं। वहां बोलते थे सीरीज में करंट सेम, यहाँ क्या बोलेंगे? चार्ज सेम। बिल्कुल, यहां वोल्टेज डिवाइड होता था सीरीज में, यहां भी वोल्टेज डिवाइड होगा। बताइए कितने टुकड़ों में? 3। तो V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3। अब बताइए Q बराबर क्या होता है? CV। तो V बराबर Q बाय C, V की जगह रखिए Q बाय C, Q बाय C, Q बाय C। ध्यान दीजिए, आंखें खोलिए, क्या Q पर 1 2 3 आएगा क्या? क्यों नहीं आएगा? सेम है, Q बाय C नेट। लो साहब, आ गया आंसर। कोई फिजिक्स फेल नहीं हो रही, कोई एक्सेप्शन नहीं है, सब फंडे वही हैं, पर रिलेशन अलग है। वहां V बराबर IR है, यहाँ Q बराबर CV है। कोई भी बात चेंज नहीं हुई। यहाँ क्या बोलते थे पैरेलल में? बताइए, वोल्टेज सेम, करंट आके यहाँ रुक जाती थी। कितने रास्ते? 3, Q1 Q2 Q3। Q बराबर Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, Q की जगह CV, CV, CV। ध्यान दीजिए, V1 2 3 आएगा या सब पे V? क्यों सब पे V? क्यों? पैरेलल है, पैरेलल में V हमेशा सेम। ओके, तो कुछ भी फ्लॉप नहीं हो रहा, सब फंडामेंटल रीजनिंग वही चलेगी। वहां भी सीरीज में करंट सेम रहता था, यहाँ भी सीरीज में चार्ज सेम है। वहां पैरेलल में पोटेंशियल सेम रहता था, यहाँ भी पैरेलल में पोटेंशियल सेम है। रिलेशन ही अलग है, इसलिए हम ऐसा याद कर लेते हैं और हमें याद करा दिया जाता है कि कैपेसिटर के फॉर्मूले रेजिस्टेंस से उल्टे चलते हैं। पर फंडामेंटल लेवल पर बच्चों कोई अंतर नहीं है, सारे फंडे वही एप्लीकेबल हैं, सब कुछ। चलो आगे बढ़ते हैं, नीचे लिखें। डेरिवेशन की जरूरत नहीं, वो तो सिर्फ बताया, सिर्फ इस प्रश्न का जवाब देकर कि सर क्या होता है कि ये तो बात रटी हुई है, उल्टे चलते हैं। उल्टे में ऐसा क्या है उल्टा? कुछ भी उल्टा नहीं है, बस रिलेशन अलग है, इसलिए फॉर्मूले अलग आए हैं। नीचे लिखिए वोल्टेज डिवीजन टेक्निक। वोल्टेज डिवीजन टेक्निक। पहले रेजिस्टेंस की बताता हूं ताकि ये और मजबूत हो और कंफ्यूजन कम होता जाए, और दोनों आजू बाजू, ताकि हर बार आपको ध्यान रहे। देखें, अब खुद सोचें, कुछ भी रटने की जरूरत नहीं है। ये V है, ये बटेगा V1। अब मुझे चाहिए R1 के अक्रॉस, वही लूं या दूसरा? वही या दूसरा? अब भूल गए, कोई टेंशन नहीं, 3 सेकंड, V बराबर सीरीज में आई, खत्म। वोल्टेज R के प्रोपोर्शनल, मतलब जिस पे चाहिए वही, खत्म।
R1 अपॉन R1 प्लस R2 इंटू V, जबकि यहां मजे आ जाएंगे। C1 के अक्रॉस चाहिए, C1 के अक्रॉस, जिस पे चाहिए वो नहीं दूसरा। अब ऐसे रटते रहोगे परेशान रहोगे, और दिमाग में सिर्फ कूल रहे कि अरे सर कुछ नहीं है, हर बार फॉर्मूला सोच लूंगा। Q बराबर सीरीज, Q सेम है VC के इनवर्स। इनवर्स का मतलब क्या हुआ, जिस पर चाहिए वो नहीं। इसमें क्या आ रहा है, डायरेक्ट R1 पे चाहिए R1 ही लेंगे, C1 पे चाहिए C2 लेंगे। क्यों? क्योंकि डिपेंडेंसी डायरेक्ट नहीं इनवर्स है। हो गया। आजू बाजू इसलिए लगाया, डायरेक्ट ये लगाता आप मन में सोचते यार वहां तो वही लेते थे, दोनों एक साथ लिखे रहेंगे, क्लियरिटी रहेगी दिमाग में, अरे सर कोई टेंशन नहीं है। रेजिस्टेंस होगा फॉर्मूला सोचूंगा, कैपेसिटर होगा तो भी फॉर्मूला सोचूंगा, ऑन द स्पॉट पेपर में डिसीजन लूंगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जिस पर है वही, इनवर्स जिस पर चाहिए वो नहीं दूसरा। लिख लीजिए। बहुत बेसिक बेसिक बातों से सब्जेक्ट पढ़िए, सब्जेक्ट बढ़िया लेवल पे समझ में आएगा, आपको क्वेश्चन करने में मजा आएगा। आपको कहा अब फुल ऑन फुल की तरफ बढ़िए, मेहनत करिए, अपने टारगेट को हाई करिए और समय का ध्यान रखिए। कहा जाता है, हमने भी किताबों में पढ़ा है, आपने भी सुना है, टाइम्स वंस गॉन, एक बार जो समय चला गया वो हमेशा के लिए चला गया। इसलिए अब सीरियसनेस बढ़ाइए। आज 1 अप्रैल है, अच्छे तरीके से बहुत सीरियस लेवल पर आज से मेहनत चालू कर दीजिए। सर अब समय नहीं खराब करूंगा, कम से कम ये तो अगले 5-7 दिन में ये चेंज करिए अपने आप में, समय नहीं खराब। और एक डिसिप्लिन, एक रेगुलर टाइम टेबल। ऐसा नहीं है कभी 1-1:30 बजे तक पढ़ रहे हैं, कभी 11 बजे सो गए, फिर कभी 2-2 घंटे रात को मोबाइल ही देख रहे हैं। ऐसा नहीं, अब 3-3.5 महीने बहुत एब्सोल्यूट चेंज करना पड़ेगा। वो चेंज लाइए, अपने आप को मन कठोर करिए। अरे आज देख लेते हैं कल से पढ़ लेंगे, आज तो कर लेते हैं मजे कल से कर लेंगे। अब इन पे फुल स्टॉप लगाना पड़ेगा। मन कठोर करोगे तो हो जाएगा। सब मोबाइल डेटा पैक सब मूवी सब हैं, 3.5 महीने बाद भी रहेंगी, कहीं कोई टेंशन नहीं है, खूब बाद में देखिएगा। अभी अपने आप का मन मजबूत करके पढ़ाई की तरफ आइए। और मैंने आपको बोला, पहला भरोसा मेरे पर नहीं, एनसीईआरटी पे करिए, एनसीईआरटी पे करिए बस। वो एनसीईआरटी आपको मेडिकल कॉलेज तक ले जाएगी। फिजिक्स की एनसीईआरटी हाथ में रहनी चाहिए। सर देखो ये क्वेश्चन बना लिया, ये बात कर ली सर, ये सॉल्व एग्जांपल भी कर लिया, थ्योरी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। क्वेश्चंस बार बार क्वेश्चन करिए, सवाल देखते ही आपका ब्रेन स्टिमुलेट करे, सर ये मेथड लगेगा सर, और सर यही सटीक सोच है सर इस सवाल की। वो मेहनत से आएगा, करोगे तो सब संभव है। चलो आगे बढ़े, हेडिंग डालिए। आज का जो मेन टॉपिक है वो है डाइलेक्ट्रिक। डाइलेक्ट्रिक बढ़िया टॉपिक है, लगभग 20 से 25 मिनट लगेंगे इसकी फीलिंग आने में। पहला मोटा प्रश्न क्या है कि डाइलेक्ट्रिक है कौन। तो मोटे मोटे रूप से आप ये बोल सकते हो, डाइलेक्ट्रिक्स आर इंसुलेटर which do not have free electrons, which do not conduct electricity। मोटे रूप से, मोटा रूप क्या होता है, एक रफ आइडिया। क्योंकि अगर ये 100% इंसुलेटर होते तो फिर इसको अलग बोलते ही क्यों भाई। मैग्नेटिक फील्ड में रखने पर हर मटेरियल का अलग अलग व्यवहार होता है। जब भी उनको डाई पैरा और फेरोमैग्नेटिक पढ़ते हैं, अगर सभी मटेरियल का एक जैसा व्यवहार होता तो फिर मटेरियल की कैटेगरी क्यों करते। अब जैसे मैं 2 बच्चों पे सुबह से सर्वे कर रहा हूं, उनकी रीडिंग कर रहा हूं, स्टूडेंट ए को थप्पड़ मारा उसके दर्द हुआ, बी को थप्पड़ मारा उसके भी दर्द हुआ, शाम को दोनों को भूख लगी, रात को दोनों बच्चे सो गए,
तो फिर मैं स्टूडेंट ए और बी क्यों बोल रहा हूँ भाई? जब दोनों का व्यवहार एक जैसा है तो मैं सिर्फ ये बोल दूंगा हाँ भाई दोनों बच्चे एक जैसा ही व्यवहार कर रहे हैं। बार बार क्या नाटक करूंगा? स्टूडेंट ए को थप्पड़ मारा, उसके दर्द हुआ, देखो बी के भी मारने पर दर्द हो रहा है, तो फिर मतलब क्या है? अध्ययन तो तब किया जाता है जब दोनों का रेस्पॉन्स अलग अलग हो। बेसिक बातों को समझिए। अगर ये प्योर इंसुलेटर ही होते तो फिर बड़े लोग इसकी अलग कैटेगरी क्यों बनाते? एक सरल नाम है इसका कि हाँ भाई इनको क्या बोला जाता है? इंसुलेटर। अब आपका छोटा भाई 6th-7th में, उसने कहीं डायलेक्ट्रिक पढ़ लिया, साइंस की बुक में आ गया। अब आप उससे आपसे पूछा, आपने पूरा डायलेक्ट्रिक समझा दिया, अभी जो आपको 1 घंटे समझाऊंगा वो आपसे बात ही नहीं करेगा कि माँ बाप इतना पैसा खर्च करते हैं, इसको समझ में नहीं आता कि क्या डायलेक्ट्रिक है। आप सोचो, तो आपको ऐसा जवाब देना पड़ेगा उसका काम भी हो जाए, वो संतुष्ट भी हो जाए और कहीं कोई दिक्कत ही नहीं है। तो आपको पहला शब्द बोलना पड़ेगा, डायलेक्ट्रिक कौन? इंसुलेटर। जा भाई तू मस्त रहे, उसका काम हो गया, उससे इतना ही चाहिए था। डायलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते, पर कुछ इसके अंदर खास बातें हैं, वो हम आपको पढ़ाना चाहते हैं। सुनते जाइए, 20 से 25 मिनट लगेंगे, सारी बातें आपके सामने आ जाएंगी। ये 2 तरह के डाइलेक्ट्रिक होते हैं। पहला होता है पोलर डाइलेक्ट्रिक और दूसरा होता है नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक। सुनते जाइएगा। पोलर डाइलेक्ट्रिक के एग्जाम्पल होते हैं NaCl, HCl। इसके एग्जाम्पल होते हैं N2H2O2। अगर इसका स्ट्रक्चर बनाए तो इनका जो पॉजिटिव आयन का सेंटर होता है और नेगेटिव आयन का सेंटर होता है वो कोइंसाइड नहीं करता। जैसे NaCl है, तो अगर NaCl का स्ट्रक्चर की बात करें तो जितने पॉजिटिव आयन का सेंटर और नेगेटिव आयन का सेंटर, सर ये सेंटर क्या होता है? सर शब्द समझ नहीं आ रहा। मान लो कोई एटम है, तो एटम के अंदर न्यूक्लियस में तो पॉजिटिव चार्ज होता है और चारों तरफ कौन चक्कर लगाते हैं साहब? इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। तो पूरे पॉजिटिव का सेंटर और नेगेटिव का सेंटर इसमें कोइंसाइड नहीं करता है, जबकि इसमें पॉजिटिव का सेंटर और नेगेटिव का सेंटर क्या करता है? कोइंसाइड। थोड़ी लैंग्वेज ऊपर से जा रही है, वापस समझने की कोशिश करिए। अब आता हूं इसको IOC की लैंग्वेज में बोलने। इसके पास ईच एटम हैव डाइपोल मोमेंट। अब आप समझ पाओगे, हर एटम के पास अपना खुद का क्या है? डाइपोल मोमेंट। इसके पास बताइए, ईच एटम हैव जीरो डाइपोल मोमेंट। पूछो जीरो क्यों है? कारण बताइए। इलेक्ट्रो में ले चलता हूं आपको। डाइपोल मोमेंट की डेफिनेशन, कोई भी एक चार्ज इनटू दोनों चार्जेस के बीच की सेपरेशन। यहां सेपरेशन बताइए, जीरो। दोनों सेंटर क्या कर रहे हैं? ओवरलैप कर रहे हैं, तो प्लस और माइनस के बीच की कोई दूरी नहीं है। इसका मतलब इनका डाइपोल मोमेंट नहीं होता और इसके पास अपना अपना खुद का क्या होता है? डाइपोल मोमेंट। और आगे चले, अगर बात करें लैटिस की, क्रिस्टल की, मटेरियल की, सब्सटेंस की, तो सब्सटेंस के अंदर एक एटम थोड़ी ना होता होगा, बहुत सारे एटम होते होंगे। जैसे कॉपर की बात करें तो क्या कॉपर का एक एटम ला सकते हो क्या? नहीं सर, मैं तो कॉपर का टुकड़ा ले आऊंगा, 5 ग्राम का, 10 ग्राम का, 1 ग्राम का, आधा किलो का। तो उस 10 ग्राम कॉपर के अंदर एक कॉपर का एटम होगा या करोड़ों कॉपर एटम होंगे? सब्सटेंस की बात कर रहे हैं, उस सब्सटेंस के अंदर एक एटम नहीं, बहुत सारे एटम होंगे। अब सुनिएगा, मजा आ जाएगा। ये बहुत सारे एटम हैं और डायग्राम से शायद आप समझ गए होंगे। ड्यू टू random orientation, due to random orientation, the net dipole moment of the substance, polar dielectric substance, is 0। क्या दोनों बातें कॉन्ट्रडिक्ट कर रही हैं? नहीं कर रही। यहां किसकी बात हो रही है? each atom have dipole moment, but due to random orientation the net dipole moment of the substance is 0। उदाहरण के तौर पर आप ऐसे समझिए, एक कॉपर का एटम, पर एक कॉपर का एटम तो संभव कहां है?
किसी कॉपर के सब्सटेंस की बात करोगे और उस सब्सटेंस के अंदर लाखों करोड़ों कॉपर एटम है। हर NaCl के पास अपना खुद का इंडिविजुअल डाइपोल मोमेंट है, बट लैटिस में, क्रिस्टल में, एक मटेरियल में, एक सब्सटेंस में इतने सारे NaCl हैं और उनके रैंडम ओरिएंटेशन के कारण नेट डाइपोल मोमेंट कितना है? 0। बात करें इसकी, यहां एटम की बात हो रही है। अब बात करते हैं सब्सटेंस की। तो सब्सटेंस में एक होगा या बहुत सारे एटम होंगे? बहुत सारे। सोच के बताइए इनका नेट कितना होगा? इनका नेट कितना होगा? अरे सर इसमें क्या सोचना, इसमें तो हर अकेले का भी 0 है तो सबका भी 0 ही होगा। टोटल डाइपोल मोमेंट ऑफ द सब्सटेंस इज 0। तो सर फिर तो देखा जाए सब्सटेंस लेवल पे तो इन दोनों में कोई अंतर नहीं है। बिल्कुल दोनों में कोई अंतर नहीं है, चाहे पोलर हो या नॉन पोलर हो, बोथ हैव 0 डाइपोल मोमेंट फॉर अ सब्सटेंस। अंतर समझेंगे तभी मजा आएगा, घर जाके परेशान नहीं होने का। ये एक एटम है और ये क्रिस्टल है, उस क्रिस्टल के अंदर, उस लैटिस के अंदर बहुत सारे एटम होते हैं और रैंडम ओरिएंटेशंस के कारण, वेक्टर क्वांटिटी होने के कारण नेट कितना है? 0। कहीं और से तुलना कराइए? बिल्कुल तुलना करा लेते हैं। केटीजी में चलो, एक कंटेनर के अंदर गैस मॉलिक्यूल्स, हर गैस मॉलिक्यूल के पास अपनी वेलोसिटी है, बट ड्यू टू रैंडम ओरिएंटेशन द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द कंटेनर, एवरेज वेलोसिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स इन द कंटेनर इज 0 बिकॉज वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। सेम। अब बताइए सब्सटेंस लेवल पे क्या सेम है या अलग अलग है? सेम है। एटॉमिक लेवल पर इसके पास डाइपोल मोमेंट है और इसके पास डाइपोल मोमेंट नहीं है। अब इनका व्यवहार देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड को स्विच ऑन करने पर। इलेक्ट्रिक फील्ड को आपने अप्लाई किया, देखिएगा मजा आएगा। जैसे ही आप इस पोलर में इलेक्ट्रिक फील्ड लगाओगे, पुरानी कहानी याद करो, मजा आ जाएगा। जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी और इन सबके पास अपना अपना खुद का डाइपोल मोमेंट है, बताइए क्या होगा? क्या इन पे टॉर्क लगेगा? क्या टॉर्क लगेगा? याद हो तो आनंद आ जाए। टॉ बराबर पी साइन थीटा। प्लस पे फोर्स कहां लगेगा? आगे। माइनस पर ये क्यूई और इसमें क्यूई, इस क्यूई क्यू का घूमेगा। और बताइए कब तक घूमता रहेगा? जब तक ये स्टेबल इक्विलिब्रियम में ना आ जाए। और स्टेबल इक्विलिब्रियम में पी वेक्टर और ई वेक्टर के बीच का एंगल। तो जैसे आप एक्सटर्नल फील्ड को स्विच ऑन करते हो, ये फील्ड इन एटॉमिक लेवल पे टॉर्क लगाती है और टॉर्क लगाकर क्या इनको ऐसा अरेंज कर देगी? क्या सोचो, सबके माइनस कहां? सबके माइनस पीछे। दो कारण से समझ सकते हो आप। प्लस पे फोर्स आगे लगता है क्यूई के कारण और माइनस पे फोर्स पीछे, टॉर्क लगेगा और ये ऐसे अरेंज हो जाएंगे। बात करते हैं सर इनमें क्या होगा? इसमें भी सोचिए। जैसे ही आपने फील्ड को स्विच ऑन किया, ये एक्सटर्नल फील्ड है, इसको आपने स्विच ऑन किया, इसकी बात करिए। प्लस पे फोर्स लगेगा आगे, माइनस पे कहां लगेगा? पीछे। प्लस पे आगे लगेगा, माइनस पे पीछे लगेगा। ये इसको इनके बीच में क्या कर देगा? गैप कर देगा। ये देखिए, प्लस पे फोर्स आगे, ऊपर वाले पर आगे लग रहा है, पीछे वाले पर पीछे लग रहा है। ये इस तरह से इनका लोकल डिस्प्लेसमेंट कर देगा, प्लस माइनस। तो सर इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने के बाद भी फिर तो सर दोनों फिर से मुझे एक जैसे दिख रहे हैं। बिल्कुल। इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने के बाद अगर किसी बच्चे को बुलाऊं और बोलूं बता कौन सा पोलर है और कौन सा नॉन पोलर है, वो अंतर पता नहीं लगा सकता, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने पे दोनों का व्यवहार सेम हो जाता है। इसलिए अब अगले 10 मिनट के बाद हम अगले 3 दिन पोलर नॉन पोलर बोलेंगे ही नहीं। सिर्फ क्या शब्द बोलेंगे? क्यों बोले पोलर नॉन पोलर? जब दोनों का इलेक्ट्रिक फील्ड में व्यवहार एट द एंड सेम हो रहा है, दोनों का व्यवहार सेम है, दोनों का आउटपुट सेम है, तो मैं पोलर नॉन पोलर बोल के क्यों कंफ्यूज हूं?
अब इसके बाद से मैं सिर्फ क्या शब्द बोलूंगा, डाइलेक्ट्रिक। पर आपको अंदर की थ्योरी पता होनी चाहिए, डाइलेक्ट्रिक और नॉन पोलर, पोलर और नॉन पोलर में बेसिक लेवल पे अंतर होता है, पर इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने के बाद जो इवेंचुअली आउटकम आता है वो दोनों का सेम आता है। अभी कहानी खत्म नहीं हुई, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, और जब ये आयंस इस तरह से जम जाएंगे तो ये अपनी खुद की क्या पैदा करेंगे, खुद की इलेक्ट्रिक फील्ड। कहां से कहां बताइए, प्लस से माइनस। और ये इंड्यूस फील्ड इस एक्सटर्नल फील्ड के अपोजिट होगी। और सोच के बताइए, क्या नेट फील्ड कम हो जाएगी क्या? बिल्कुल कम हो जाएगी, क्योंकि एक्सटर्नल है आगे और इंड्यूस कहां है, और डाइलेक्ट्रिक के अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो जाएगी। लिखना चालू करिए, वापस समझाते हैं। ये वाले दोनों पार्ट इसी के नीचे आएंगे, ये पोलर वाला हिस्सा और वो नॉन पोलर। पूरी टेबल बनेगी, इसके नीचे ये हिस्सा आएगा, इसके नीचे ये आएगा। अभी 15 मिनट और लूंगा, उसके बाद फिर इसको कंक्लूड करूंगा कि डाइलेक्ट्रिक, पोलर, नॉन पोलर क्या है। तो एटॉमिक लेवल पे डिफरेंस है, पर जैसे आप मैक्रोस्कोपिक लेवल पे जाओगे, लार्ज लेवल पे जाओगे, सब्सटेंस लेवल पे जाओगे, फिर अंतर नहीं नजर आ रहा। माइक्रोस्कोपिक लेवल पे तो अंतर है, वहां पे ईच एटम हैव डाइपोल मोमेंट, बट यहां पर एटम के बाद डाइपोल मोमेंट नहीं है। यहां का प्लस का सेंटर और माइनस का सेंटर कोइंसाइड कर रहे हैं, इसलिए डाइपोल मोमेंट नहीं। लिखना चालू करिए। बढ़ो। वापस से समझाऊंगा, पोलर, नॉन पोलर, पर मैं आपको जिस बात पे फोकस कर रहा हूं वो बोलिए। अब आज के बाद से हम पोलर नॉन पोलर नहीं बोलना पसंद करेंगे, कारण पोलर नॉन पोलर दोनों का व्यवहार इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने के बाद सेम हो रहा है। और डाइपोल मोमेंट को लेके परेशान मत होइए, दोनों शब्द अलग हैं, एटम अलग है, सब्सटेंस अलग है। उदाहरण के तौर पे हम जैसे हम आपको समझाएं H2O, तो H2 का एक मॉलिक्यूल, पर भाई अगर आप पानी लोगे, 5 ग्राम पानी, 10 ग्राम, एक बूंद पानी, तो एक बूंद के अंदर एक H2 का मॉलिक्यूल थोड़ी ना होगा, लाखों करोड़ों होंगे, मोल्स। मोल्स आप जानते हैं। तो एटम अलग होता है, सब्सटेंस अलग होता है। अच्छे से लिख लीजिएगा, ये पोलर की टेबल में चलने का ध्यान रखना, ये किसकी टेबल में चलेगा, नॉन पोलर। ये एक्सटर्नल फील्ड है, रेड पेन वाली इंड्यूस है, पूरा लिखना ताकि बाद में बढ़िया समझ में आए, अधूरा नहीं। 5 मिनट ज्यादा लगा लो, पर पूरा लिखना। इंड्यूस पीछे, इसमें टॉर्क लग रहा है, टॉर्क लगने के कारण वो अरेंज हो गए। इसमें प्लस माइनस पे फोर्स लग रहा है, फोर्स लगने के कारण वो थोड़ा सा डिस्टॉर्टेड हो गए। प्लस आगे, माइनस पीछे। प्लस पे फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग लगता है, पुरानी बातें। माइनस पे फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट लगता है।
ये तो लिखा हुआ वही मिटा है। पढ़ो। तो अल्टीमेट रीजन अब क्या समझ में आ रहा है? अब थोड़ा सा बेहतर हो पा रहा हूं सर मैं, कि डाइलेक्ट्रिक में जब इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन करते हैं तो डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस के अंदर पोलराइजेशन होता है, और पोलराइजेशन होने के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा होती है जो एक्सटर्नल फील्ड के अपोजिट होती है। अब एक पॉइंट और सिखाता हूं तो आपको ये और मजबूती से समझ में आएगा, वो देखना। चर्चा करते हैं कंडक्टर की। कंडक्टर की चर्चा इलेक्ट्रोस्टैट्स में ले चल रहा हूं 3 महीने पहले। ये मेरे पास कंडक्टर, ये भैया मैंने इसमें एक्सटर्नल फील्ड स्विच ऑन करी, ये फील्ड स्विच ऑन करी एक्सटर्नल। अब आप देखना, आपको मजा आएगा क्या होगा। जैसे ही एक्सटर्नल फील्ड स्विच ऑन करेंगे तो इस कंडक्टर के अंदर कौन है? फ्री इलेक्ट्रॉन्स। अरे ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स का क्या नाटक है सर? 9वीं 10वीं से सुन रहे हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स फ्री इलेक्ट्रॉन्स। इसकी भी कहानी आपको सुना देता हूं। जैसे कंडक्टर की बात करते हैं, बोले तो मेटल की बात कर लीजिए, कॉपर की बात कर लीजिए, सिल्वर की बात कर लीजिए। सिल्वर, कॉपर के सब्सटेंस के एक कॉपर का एटम होगा या लैटिस में बहुत सारे होंगे? बहुत सारे होंगे। ये कौन बना रहा हूं? प्लस प्लस, न्यूक्लियस। और चारों तरफ कौन चक्कर लगा रहे हैं? इलेक्ट्रॉन। सुनिए, फंडे बढ़िया करेंगे तो पढ़ने में मजा आता है। जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होता है, जिसे आप केमिस्ट्री की भाषा में बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, ये रूम टेम्परेचर पर ही लूजली बाउंड होते हैं और न्यूक्लियस से अपना साथ छोड़ देते हैं और लैटिस में आ जाते हैं। लैटिस में आ जाते हैं, पर रहते लैटिस में ही है, इधर उधर घूमते रहेंगे। पर अगर इन्होंने सब्सटेंस से बाहर निकलने की इच्छा रखी तो सोचिए क्या होगा। जैसे इलेक्ट्रॉन उस सब्सटेंस से बाहर निकल गया, इलेक्ट्रॉन के निकलते ही इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और ये पॉजिटिव चार्ज वापस इस इलेक्ट्रॉन को अंदर खींच लेगा। याद करिए, मॉडर्न फिजिक्स पहला लेक्चर, पहला लेक्चर। लैटिस में ऐसे ही तो होता है, इलेक्ट्रॉन है तो फ्री, पर वो छोड़कर बाहर नहीं जा सकते, रहेंगे तो कॉपर के सब्सटेंस के अंदर ही। क्यों? जैसे ही बाहर निकलेंगे रेजिडुअल सब्सटेंस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और वो पॉजिटिव चार्ज इस इलेक्ट्रॉन को वापस खींच लेगा। हाँ, अब अगर आपने इसको एक्स्ट्रा एनर्जी सप्लाई कर दी तो फिर वो इलेक्ट्रॉन इस अट्रैक्शन से निकलकर कहां भाग जाएगा? दूर। और उसको हम फिर कहते हैं अलग अलग तरह से एनर्जी का सप्लाई। फील्ड एमिशन हो सकता है, थर्मियोनिक एमिशन हो सकता है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो सकता है, जिसमें एनर्जी हम लाइट से सप्लाई करते हैं। अब ये लोहे की बेंच को आप बाहर ले जाके रख दें, सर लाइट गिर रही है, इलेक्ट्रॉन तो नहीं निकल रहे। तो सुटेबल लाइट होनी भी जरूरी है कि उसकी फ्रीक्वेंसी उस सब्सटेंस के थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा होनी चाहिए, तब इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। तो फ्री इलेक्ट्रॉन की गणित तो समझिए। फ्री इलेक्ट्रॉन लैटिस के अंदर ही होते हैं। कॉपर, मेटल्स में इनमें क्या होता है, जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो रूम टेम्परेचर पर लूजली बाउंड होते हैं।
तो वो न्यूक्लियस से अट्रैक्शन हट जाता है और वो लैटिस में ही क्या करते रहते हैं, चक्कर लगाते रहते हैं। अब आइए फिर से, कंडक्टर के अंदर बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। जैसे ही आपने इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई, भैया ये इलेक्ट्रिक फील्ड इन इलेक्ट्रॉन्स पर क्या लगाएगी, फोर्स, सारे इलेक्ट्रॉनों को पीछे इकट्ठा कर देगी। जैसे ही सारे इलेक्ट्रॉन यहाँ इकट्ठे होंगे, यहाँ इलेक्ट्रॉनों की कमी, यहाँ पर कौन सा चार्ज, पॉजिटिव। जैसे ही प्लस माइनस आए, ये इलेक्ट्रिक फील्ड आई, और मजे की बात, ये इंड्यूस फील्ड इतनी स्ट्रांग होती है कि एक्सटर्नल फील्ड को 100% कैंसिल कर देती है, और आउटपुट क्या आ जाता है, अंदर फील्ड 0। लाइंस आएंगी, ऐसे चली जाएंगी। और अगर बिगनर बॉक्स का क्वेश्चन याद हो, एक मेटेलिक स्फेरिकल कंडक्टर को रख दें, तो आपको पता हो लाइंस भी बड़ी स्टाइल से आएंगी, ऐसे। क्यों साहब, ऐसे क्यों? क्योंकि याद करिए, क्योंकि लाइंस ऑफ फोर्स नॉर्मल होनी चाहिए, तो हमेशा कहां से पास होनी चाहिए, सेंटर से। अब बताइए, अंदर फील्ड कितनी, 0। कौन सा स्फीयर है, कंडक्टर। अब अंतर आइए और मजा आएगा, ये भी इंड्यूस कर रहा है, ये भी इंड्यूस कर रहा है, पर ये इतना इंड्यूस नहीं कर रहा कि एक्सटर्नल को 100% कैंसिल कर दे, इसलिए इसका व्यवहार कंडक्टर से अलग है। जबकि कंडक्टर का व्यवहार क्या है, इस तरह से जबरदस्त इंड्यूस फील्ड पैदा करना ताकि नेट फील्ड इनसाइड द कंडक्टर 0 हो जाए। ये देखा किसी ने नहीं है कि सर हमें क्या पता कि सर इतनी परफेक्ट इंड्यूस कर रहा है। हम आउटकम्स देख सकते हैं, हम ये स्टडी कर सकते हैं कि इसमें जब हमने अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड को मैच किया तो कितनी आई, 0। तब लोगों ने कहा कि हाँ इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, जबकि एक्सटर्नल तो ऑन है, इसका मतलब इसने इंड्यूस किया होगा और परफेक्टली उसको क्या कर दिया, वो कैंसिल। साइंस ऑब्जर्वेशन से चलती है, एक्सपेरिमेंट से चलती है। पंखा आपको रेस्ट में दिखाई दे रहा है, तो सर एमजी से तो गिर जाना चाहिए था ना, मतलब ये जो पीछे हिंज है ना भैया, वो फोर्स लगा रही है, और पता है कितना लगा रही है, एमजी से कम या एमजी से ज्यादा, एमजी के बराबर। अगर ज्यादा लगा देगी ना तो पंखा ऊपर चला जाएगा भाई, न्यूटन लॉ। अगर बॉडी पर नेट फोर्स बच गया तो एफ बराबर एम ए से उसका एक्सीलरेशन आ जाएगा, और अगर एमजी से कम लगाएगी तो इसके पंखे के एमजी का पंखा कहां चला जाएगा, नीचे। तो विज्ञान ऑब्जर्वेशन से चलती है। पंखा इक्विलिब्रियम में दिखाई दे रहा है, सब लोग संतुष्ट हो, 200 के 200, पंखे पर एमजी नीचे लगेगा, ग्रेविटेशन फोर्स, जबकि पंखा रेस्ट में है। इसका मतलब अगर इसका मैं एफबीडी बनाऊंगा तो ऊपर हिंज फोर्स भी कितना होना चाहिए, एमजी। एमजी कहां, ऊपर की ओर, सही सुन रहे हो, एमजी ऊपर की ओर लगेगा, किसके कारण, हिंज के कारण। किस पर, पंखे पर। ये पंखे का एफबीडी, ये पंखे का एमजी, और जो हिंज है ये सब मिलकर इस पर कहां लगाएंगी, एमजी ऊपर। सर मैं तो इतने सवाल की आज तक कहीं एमजी ऊपर नहीं बना है, क्या कर रहे हो आप? अरे सही है, सही है, गलत होगा तो ये पंखा का इक्विलिब्रियम मेंटेन कहां रहेगा भाई, सारी हिंज मिलकर एमजी ऊपर लगा। ये बोर्ड, ये बोर्ड टंगा हुआ है ना आपके सामने, आंखों के सामने, इसके मतलब ये जो चारों हिंज हैं, ये ऊपर 4 और नीचे 4, 8 साइड में, ये सब मिलकर इस बोर्ड के एमजी को क्या कर रही हैं, बैलेंस कर रही हैं। देखिए फिजिक्स, तब आनंद है फिजिक्स पढ़ने का, यूं ही भागते हो फिजिक्स से, लॉजिकल कितना है। अब आप तो इसको मैच कर रहे हो कि सर अंदर फील्ड 0 है। अब अंदर फील्ड 0 है तो लोगों ने फिर क्या एक्सप्लेनेशन दिया, ये एक्सप्लेनेशन है उसका, कि इलेक्ट्रिक फील्ड आने पर इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगा, इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुए, इंड्यूस फील्ड पैदा हुई, और इंड्यूस फील्ड ने एक्सटर्नल फील्ड को 100% क्या कर दिया, कैंसिल। जबकि डाइलेक्ट्रिक लेवल में 100% कैंसिल नहीं हो रहा, ये अंतर है। और तीसरा भी सुन लीजिए, इंसुलेटर, इंसुलेटर तो इतने रिजिड होते हैं कि उन पे जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो जो उनका प्लस माइनस है वो भी सेपरेट नहीं होता, वो इतने रिजिड होते हैं, जिसे बोलते हैं ढीठ। हमारे लिए शब्द नया कहां है सर, बचपन मम्मी पापा और मैं, ये शब्द कितनी बार सुन लिया। तो ढीठ शब्द यही तो होता है, ढीठ का मतलब यही है, एक्सटर्नल फील्ड लगाने पर, अब मैं एनसीईआरटी की लैंग्वेज बोल रहा हूं,
एनसीईआरटी की लैंग्वेज बोल रहा हूं। इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने पर यहां चार्जेस का लोकल डिस्प्लेसमेंट हो जाता है। शब्द देखिए, लोकल प्लस आगे गया माइनस पीछे गया, तभी तो ऐसी स्थिति बनी। इंसुलेटर में तो ऐसा भी नहीं होता। जब ऐसा ही नहीं होगा तो इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड उसमें आएगी ही नहीं। अब आपके पास बढ़िया क्लासिफिकेशन है। मैंने आपको कहा था 20 से 25 मिनट लगेंगे कि अब बताइए मोटा मोटा कंडक्टर इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जैक्टली एक्सटर्नल को बैलेंस आउट करेगी, नेट जीरो। यहां इंड्यूस अपोजिट पैदा करेगी पर बैलेंस नहीं कर पाएगी, नेट फील्ड कम हो जाएगी। जबकि जबकि अगर हम बात करें इंसुलेटर की, तो इंसुलेटर में तो पोलराइजेशन भी नहीं होगा। व्हाट डज द मीन पोलराइजेशन? पोलराइजेशन का मतलब उसके एटम्स को प्लस माइनस भी सेपरेट नहीं कर पाएगी। जो कल मैंने शब्द बोला था आपको याद हो तो, कंडक्टर को आप चार्ज देते हो, चार्ज देने से इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग होती है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड आजू बाजू के मीडियम को पोलराइज करती है। मैंने वहां मीडियम भी देखो कितना सही काम में लिया था, एयर और वाटर वेपर। इसके अलावा तीसरा शब्द नहीं बोला। अगर आप कल मुझसे पूछ लेते कि सर आसपास इंसुलेटिंग मीडियम हो, तो फिर मैं चुप हो जाता, क्योंकि इंसुलेटिंग मीडियम में पोलराइजेशन संभव ही नहीं है। क्या कुछ कुछ बातें समझ में आ रही हैं? अभी न्यूमेरिकल दूर हैं, आप न्यूमेरिकल पे आ जाओगे आप कर भी लोगे, पर इतने बेसिक बात नहीं सीख पाओगे। चैप्टर पूरा हो गया, हमें कैपेसिटेंस की फील नहीं है, फाउंडेशन बिल्डिंग नहीं है कि डाइलेक्ट्रिक होता क्या है। अब आपके पास एक मोटा आइडिया है कि हाँ सर कंडक्टर में इंड्यूस होता है, एक्सटर्नल को बैलेंस कर देता है। यहाँ इंड्यूस हो रहा है पर एक्सटर्नल को बैलेंस नहीं कर पा रहा, और जबकि इंसुलेटर में कुछ होता ही नहीं है। वो इतने रिजिड होते हैं, इतने टाइटली बाउंडेड होते हैं कि एक्सटर्नल फील्ड उनके प्लस माइनस चार्ज का लोकल डिस्प्लेसमेंट भी नहीं करवा पाती। इसका मतलब उनमें पोलराइजेशन संभव ही नहीं है। बोलिए क्या बात क्लियर है क्या? चलो आगे बढ़ते हैं। ये लिख लीजिए, कंडक्टर वाला पार्ट जरूरी है। कंडक्टर वाला भाग लिख लीजिए, फिर आगे ले चलते हैं इसको। ये जरूरत नहीं है डायग्राम की। ये फ्री इलेक्ट्रॉन की बात बताइए। फ्री इलेक्ट्रॉन बोलते तो रहते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन होता क्या है? वो लैटिस में ही रहते हैं, बस घूमते रहते हैं, लैटिस से बाहर नहीं निकल सकते। बाहर निकलने के लिए तो उनको फिर एनर्जी सप्लाई करनी पड़ती है, और वो एनर्जी सप्लाई के अलग अलग तरीके होते हैं, फील्ड एमिशन, थर्मियोनिक एमिशन। आप लाइट से एनर्जी सप्लाई करो तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ऑनलाइन बंद हो गया, इसने कहा दिया। ऑनलाइन वाले बच्चों दिख रहा है क्या भाई? एक बार सब सही है? चलो, अरे फालतू, 17 मई पेपर है। जब भी तुम्हें ऐसे विचार आए तुरंत बोला करो। 17 जुलाई के सर, अब घर भी पढ़ाई करो तो ऊपर लिखा करो भाई पेपर नजदीक है। अब ये मस्ती के, ये कमेंट बाजी के तो समय ही नहीं है भाई। अब तो खुद को सुधार कर लो बस, और इतना इंप्रूव कर लो कि जबरदस्त मामला चले। और 650 660 नहीं, टारगेट हाई रखो। टारगेट हाई रखोगे ना, तब तो 650 660 तो अचीव होने ही होने हैं, और बहुत आराम से होने हैं। पेपर बहुत इजी आता है, इतना पर्याप्त समय है कि आप 2 बार 3 बार रिवाइज कर सकते हो अच्छे से सिलेबस को। अब करंट इलेक्ट्रिसिटी मुझे लगे 15 दिन पढ़ाने में, आपको थोड़ा लगेंगे रिवीजन में। आप कॉपी लेके बैठो, पहले पेज से आखिरी पेज तक आप 3 साढ़े 3 घंटे में आ जाओगे। 3 घंटे मैक्सिमम बोल रहा हूं। आप देख लेना आज या कल करके, तो 15 दिन का काम तो आपने 3 घंटे में ही कर लिया। आज 3 घंटे में पढ़ोगे, 10 दिन बाद फिर पढ़ोगे, 10 दिन बाद फिर पढ़ोगे, 3 बार आप कॉपी रिवाइज कर लोगे तो सारी बातें आई गई ना। तो 3 3 बार रिवीजन हो जाता है, एक बार तो मतलब कोई है ही नहीं। आपने एनसीईआरटी करी, अब एनसीईआरटी में सवाल है,
एक बार में इतना समय लगा, मैंने आपको समझाया वो 600 किलो ओम का, पूरी बात समझाई, 600 किलो ओम क्या करता है, ऊपर वाला 2 वोल्ट क्या करता है, वो आपने एक बार सुन लिया। अब आप रिवाइज करोगे तो 3 मिनट में रिवाइज होता है, पूरी एनसीईआरटी 1 घंटे में तैयार। तो रिवीजन तो बहुत फास्ट होता है अगर एक बार बहुत अच्छे से समझा हुआ है तो। नीचे लिखिए, अब इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं, तो नीचे लिखिएगा एक्सपेरिमेंटल स्टडी। पेपर बना दिया है माइनर का, करंट और कैपेसिटर दिया है मेरे वाले पोर्शन में से, बाकी तो आएंगे। बस ये हम नहीं छोड़ सकते सर। आप हमें फिजिक्स पढ़ाने में लगे हुए, हमें तो सर मजे आते हैं सर। आप यूं डे 1 से लगे हो और पता नहीं, ऐसा लग रहा है लास्ट दिन तक आप ही रहोगे हमारे साथ। और तो अभी हम तो मजे है फिजिक्स। चलो ले आओ समझो। एक चार्ज कैपेसिटर है, इसकी एक प्लेट पर प्लस चार्ज है और एक प्लेट पर माइनस है, ठीक है साहब। और आपने एक वोल्ट मीटर लगा दिया इसकी प्लेट्स के बीच में, तो वोल्ट मीटर कुछ पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा, क्योंकि एक प्लेट पर पॉजिटिव पोटेंशियल है, एक प्लेट पर नेगेटिव पोटेंशियल है, तो क्या पड़ेगा बताओ? पोटेंशियल डिफरेंस। लेट द रीडिंग इज वी नॉट। रीडिंग कितनी है? वी नॉट। किसकी? किसकी? वोल्ट मीटर की रीडिंग। कब? जब प्लेटों के बीच में क्या है? वैक्यूम। बोलिए हाँ है क्या? अब मैंने क्या किया, इन प्लेटों के बीच में एक डाइलेक्ट्रिक भर दिया, एक स्लैब लाए और वो स्लैब पूरी की पूरी इसके अंदर इंसर्ट कर दी। सर पोलर भरा या नॉन पोलर भरा? बात ही नहीं करूंगा पोलर नॉन पोलर की। क्यों? क्योंकि दोनों का व्यवहार एक्सटर्नल फील्ड में सेम है, तो अब पोलर नॉन पोलर बोलने का कोई मतलब नहीं है। तो जैसे ही आप ये स्लैब डालोगे, ये एक्सटर्नल फील्ड गोलमाल करेगी, इसके अंदर पोलराइजेशन करेगी। सोच के बताइए क्या होगा? माइनस माइनस कहाँ आएंगे बोलिए? भूल जाएं तो सोचिए, इलेक्ट्रिक फील्ड आगे है तो प्लस पर फोर्स आगे लगाएगी, माइनस पर पीछे लगाएगी। इस तरह से ये पोलराइजेशन हो गया। ये क्या पैदा करेंगे? इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड। कहां? पीछे की तरफ। अब आपने वापस से वोल्ट मीटर लगाया और इसकी जब रीडिंग देखी एक्सपेरिमेंटली, तो रीडिंग आई V0/K। रीडिंग कम हो गई। क्या हो गई? रीडिंग कम हो गई। ये आंखों से दिखाई दे रहा है कि रीडिंग क्या हो गई? कम। अब वैज्ञानिकों ने इसका एक्सप्लेनेशन ढूंढने की इच्छा रखी कि भाई कम क्यों हो गई। सर पहले इस के का डर हटा दो। हटा देता हूं। 3 बातें होती हैं, एप्सिलन, एप्सिलन नॉट और एप्सिलन आर। परेशान मत होइए, आधा अधूरा भी मत सीखिए, पूरा सीखिए। जब जब वैक्यूम होगा तब एप्सिलन नॉट काम में लेते हैं, मीडियम में एप्सिलन काम में लेते हैं, यही सच्चाई है। और इन दोनों के बीच में रेशियो वो एप्सिलन आर, और इसको बोलते हैं के। इलेक्ट्रो में एप्सिलन आर बोलते थे रिलेटिव परमिटिविटी, यहां बोला जाता है के। बोले तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। उदाहरण के तौर पे पानी, पानी का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आपने कभी पढ़ा हो 12वीं कक्षा में, लगभग 80-81 के आसपास होता है। तो एप्सिलन आर बोलो या के बोलो, बात एक ही है। वापिस यहां आइए, रीडिंग पहले V0, एक्सपेरिमेंटल स्टडी, बाद में रीडिंग, वोल्टेज की रीडिंग क्या हो गई? कम। अब कोई एक्सप्लेनेशन तो ढूंढना ही पड़ेगा। इस बात पे तो ठप्पा लग गया कि वोल्टेज क्या हो रहा है? कम। इसका कोई इफ एंड बट नहीं है, क्योंकि एक्सपेरिमेंट सबसे ऊपर होते हैं विज्ञान में,
जो एक्सपेरिमेंट से दिखाई दे रहा है वो तो 100% सच है। अब आप अपनी थ्योरी ऐसी दो जो उसके साथ क्या करे, जस्टिफाई करे, मैच कर जाए। अब आप देखिए, आपके पास थ्योरी है, आप 20 मिनट पढ़ चुके हो, V बराबर ED, डी सेम है। अब आपके पास रीजन है कि हाँ सर, डाइलेक्ट्रिक डालने पर इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड आई, उसने फील्ड ने इस एक्सटर्नल फील्ड के इफेक्ट को कम कर दिया और E कम हो गया, इसलिए V भी कम होगा। और V के क्या हाल, पहले की तुलना में V नॉट बाय के, तो बताइए E क्या रह गया होगा, E नॉट बाय के। इसका मतलब नेट फील्ड नाउ बिकम्स E नॉट बाय के। आपसे पूछता है इंड्यूस बता दो, तो अब तो बता सकते हैं E नेट क्या होगा, बताओ, E माइनस इंड्यूस। E नेट आपको पता है एक्सपेरिमेंटल कितनी आई, E नॉट बाई के। E आपको पता है कितनी थी ये एक्सटर्नल, E नॉट। इंड्यूस नहीं पता, तो बताओ E इंड्यूस आ गया कितना, E नॉट माइनस E नॉट बाई, खत्म, ये इंड्यूस फील्ड आ गई। लिखना चालू करिए। तो वोल्ट मीटर की रीडिंग कम आई। अब वोल्ट मीटर की रीडिंग कम आना इस बात को सिग्निफाई कर रहा है कि पोटेंशियल डिफरेंस कम हो गया। अब पोटेंशियल डिफरेंस कम कैसे हो गया भाई, मैंने तो कुछ किया ही नहीं। अरे कैसे नहीं किया, डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाली ना, इस डाइलेक्ट्रिक स्लैब ने कहानी ही बदल दी। उस एक्सटर्नल फील्ड ने इस डाइलेक्ट्रिक स्लैब के अंदर के एटम्स को पोलराइज किया, पोलराइज करके उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड आई, और उस इलेक्ट्रिक फील्ड ने वो वैक्यूम वाली इलेक्ट्रिक फील्ड से लड़ाई कर कर उसके इफेक्ट को कम कर दिया। फॉर्मूला एक बार देख लें सभी। E बराबर E इंड्यूस बराबर E नॉट 1 - 1/k। ई इंड्यूस क्या है, ई इंड्यूस, ई इंड्यूस क्या है, इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड जो किसने पैदा करी है, डाइलेक्ट्रिक ने। के कौन है, के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। बढ़ू क्या भाई, ऑनलाइन वाले बच्चों बता दो भाई, कोई डाउट हो तो। पहले रीडिंग वी नॉट थी, डाइलेक्ट्रिक स्लैब डालने के बाद रीडिंग V0/K हो गई। अब रीडिंग कम कैसे हो गई, मैंने तो कोई छेड़छाड़ करी नहीं। वास्तव में डाइलेक्ट्रिक को डालने पर इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड आई, उसने एक्सटर्नल फील्ड को सब्ट्रैक्ट कर दिया, नेट फील्ड कम हो गई। चलो, के कौन होता है, के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। मेटल के लिए, मेटल के लिए पता है के कितना होता है, इनफाइनाइट। कंडक्टर्स के लिए चेक कर लो, आपको आनंद आ जाएगा जो अभी आपने थ्योरी पढ़ी। एक बार बोर्ड पे देखो, रुको रुको, बोर्ड पे देखो, मेटल का के इनफाइनाइट, के इनफाइनाइट डाल, 1/इनफाइनाइट
0, 1 माइनस 0, इंड्यूस फील्ड एग्जैक्ट ई नॉट के बराबर, और था भी सही, याद करो उसके अंदर इतनी दमदार फील्ड आई थी कि उसने एक्सटर्नल को क्या कर दिया था, कैंसिल, तभी तो नेट फील्ड क्या हो गई थी, 0। ध्यान रखिएगा। कभी कभार वो चार्ज डेंसिटी पूछ लेता है कि जो इंड्यूस चार्ज आए हैं पोलराइजेशन के कारण, उसकी डेंसिटी बताइए, निकाल सकते हैं। ई का फॉर्मूला डाल दीजिए, ई का फॉर्मूला डाल दीजिए, ई नॉट का सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, ई इंड्यूस का सिग्मा इंड्यूस बाय एप्सिलॉन नॉट। तो सिग्मा इंड्यूस आ गया सिग्मा 1 माइनस 1 बाय, आओ जल्दी आओ। एक मिनट का रेस्ट ले लो, समझ लो कि डाइलेक्ट्रिक स्लैब डालने पर क्या कहानी हुई। इंसुलेटर लिखे 1 हो जाएगा, इंसुलेटर के लिए एप्सिलॉन आर और के की वैल्यू 1 होती है, तभी तो इंड्यूस कितना आएगा, 0। टाइप ऑफ इंसुलेटर नहीं है भाई, तो इंसुलेटर का एक ब्रॉड क्लासिफिकेशन है, क्योंकि एक इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते नहीं है, पर इनकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, अलग होती हैं। कैसी अलग होती हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने पर इनके प्लस माइनस क्या हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं। बीच का है, अब सही शब्द बोला तो मैं। चलो लिखे, हैंड डालिए। अब 3 कॉन्सेप्ट समझाता हूं मैं आपको, वो 3 कॉन्सेप्ट बड़े दमदार हैं, उससे लगभग 24 प्रश्न सॉल्व होते हैं। लिखिएगा 3 कॉन्सेप्ट। आनंद आ रहा है बात करने में? एनसीईआरटी तूने खोली नहीं घर पर है? खोली पिछले 3 महीने में एनसीईआरटी? झूठ बोल, बात करने में आनंद आ रहा है सर। चलो लिखें। अब 3 कॉन्सेप्ट सुनिए ध्यान से। कैपेसिटर है, कैपेसिटर है, अगर उसके बीच में वैक्यूम है, प्लेटों के बीच में, तो कल आपने डिराइव किया था इसकी कैपेसिटी ए एप्सिलॉन बाय डी। कब बच्चों, कब? जब प्लेटों के बीच में वैक्यूम है। अब अगर मैं प्लेटों के बीच में डाइलेक्ट्रिक स्लैब भर दूं कंप्लीटली, तो मुझे रटा हुआ है कि कैपेसिटी कितने टाइम्स बढ़ जाती है, के टाइम्स। अब आप देख लीजिए 2 मिनट में आपको आनंद आ जाएगा कि सर आपने मेरी आदत डाल दी, वैक्यूम है तो एप्सिलॉन नॉट है, अगर मीडियम है तो एप्सिलॉन। हम सही नहीं बोलते, एप्सिलॉन आर बोल देते हैं, नहीं, बिल्कुल क्लियर बोलिए, अब समय थोड़ी ना गलत बोलने का। वैक्यूम एप्सिलॉन नॉट, मीडियम, बस दैट्स इट, इतना ही सही है। हाँ, इसको और सॉल्व करना है, तब आपको याद करना पड़ेगा एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट के, एप्सिलॉन की जगह के एप्सिलॉन नॉट, इसकी जगह के एप्सिलॉन नॉट, तो सी मीडियम के टाइम्स ऑफ ए एप्सिलॉन बाय डी, और ये कौन, सी इन वैक्यूम।
तो यहां से ये बात है जो चैप्टर के आखिरी लेक्चर तक आपका साथ देगी। मीडियम डालने पर कैपेसिटी कितने टाइम्स बढ़ जाती है, के टाइम्स। बस एक बार समझ के रख लिया, अब ये भी आवश्यकता नहीं है। एक रिजल्ट को हमेशा याद रखिए अपने साथ, कैपेसिटी कितने टाइम्स बढ़ जाती है, के टाइम्स। के कौन है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। लिख लीजिए, ये पहला कॉन्सेप्ट था। दूसरा कॉन्सेप्ट लिखते हैं। दूसरा, खड़ा हो जा, दोनों तुरंत खड़ा हो जा। नीचे क्यों देख रहा है, देख तो लिया, खड़ा हो जा तुरंत। इसका आते आगे वाले को, ये इसको हाँ, ये पास वाला। हाँ, क्यों जबरदस्ती बोलते हो, आवश्यकता नहीं है तो मत बोला करो ना, जरूरत कहाँ है। मत बोल भाई, सीरियस पढ़ाई के प्रति सीरियस रहेगा तो मजा रहेगा ना। आधा अपना मन तो सर इसी में रहता है कि बस समय मिल जाए कमेंट बोलने का, आसपास वाले 8-10 बच्चे हंस गए, आज का काम हो गया सर। आधा टारगेट यही है सर, 4-5 बार मुझे ऐसे मौके मिल जाए और आसपास के 15-20 बच्चे और 25-30 हंस जाए तो सर मजा ही आ जाएगा सर। है नहीं अब समय भाई ऐसा, सब्जेक्ट वैसे ही इंटरेस्टिंग है, समझिए, लॉजिकल पढ़िए। अब अगला कॉन्सेप्ट क्या है, एक कैपेसिटर को आपने चार्ज किया, बट ऑब्वियस है बैटरी की सहायता से आप चार्ज करोगे, और फिर बैटरी को आपने हटा दिया। इफ द बैटरी इज डिस्कनेक्टेड, आप जरा सोचिए, प्लेटों पे चार्ज आ चुका है, अभी चार्ज जाएगा कहाँ, यहां जा नहीं सकता, कोई रास्ता ही नहीं है, यहां हवा में कूद नहीं सकता, तो जो प्लेटों पे चार्ज आ गया वो हमेशा के लिए क्या रहेगा, कांस्टेंट। इफ द बैटरी इज डिस्कनेक्टेड देन चार्ज हमेशा कांस्टेंट रहेगा। अगर प्रश्न में लिखा हुआ है बैटरी इज डिस्कनेक्टेड, तो हमेशा ध्यान रखिए क्यू कांस्टेंट। अगर उसने बोल दिया कि प्लेटों पे चार्ज है और कहीं बैटरी की बात ही नहीं हो रही, इसका मतलब उसने बैटरी को वहां से हटा दिया है।
इफ बैटरी रिमेन्स कनेक्टेड तो बताइए क्या सेम रहेगा, वोल्टेज। बहुत बढ़िया, क्योंकि बैटरी का बेसिक बिहेवियर है टू मेंटेन द कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस। ये 3 बच्चों ऐसे कॉन्सेप्ट हैं जिससे इतने प्रश्न सॉल्व हो जाएंगे। मैं आपको 5-7 करके दिखाऊंगा कल, उसके आधार पर फिर होमवर्क दूंगा। पर ये जबरदस्त कॉन्सेप्ट है, तीनों आपको हमेशा याद होने चाहिए कि डाइलेक्ट्रिक डालने पर कैपेसिटी के टाइम्स बढ़ जाती है, बैटरी डिस्कनेक्टेड हो तो चार्ज कांस्टेंट है, बैटरी कनेक्टेड हो बच्चों तो पोटेंशियल डिफरेंस। इनको रटो मत, क्योंकि आप खुद सोचो किन्हीं 2 पॉइंट्स के बीच में बैटरी है। अब आप इतना पढ़कर आए हो, ये 10 वोल्ट की बैटरी है। अब ए से बी का पोटेंशियल डिफरेंस निकालो, VA -10 बराबर VB। ये पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा कितना रहेगा, 10। इसका मतलब अगर बैटरी कनेक्टेड है तो पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा कांस्टेंट रहता है। ये 3 जबरदस्त बातें हैं, जब इनका आप प्रश्नों में यूज करोगे तब खटाखट खटाखट चीजें और बेहतर होंगी। नीचे लिखिएगा ग्राफिकल एनालिसिस। अब समझिएगा, ये ग्राफ आसान है और पेपर में पूछे जा चुके हैं। चलो अब बोर्ड पे समझिएगा, पेन पेन से छोड़िए, 5-6 केस हैं, शानदार समझ के एक बार में तैयार करिए, कहीं समस्या ही नहीं है। देखते जाइए, ये प्लेटें हैं और वैक्यूम है। क्या है, वैक्यूम। ये इलेक्ट्रिक लाइंस, बताइए कितनी होगी वैक्यूम में इलेक्ट्रिक फील्ड, वैक्यूम में सिग्मा बाय 2 आएगा या नहीं आएगा, 2 नहीं आएगा, क्यों, नेट फील्ड है। बहुत सुंदर। अगर मैं आपसे ग्राफ पूछूं कि अगर एक बंदा प्लेट ए से प्लेट बी पर मूव करता है तो बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी कर रही है या यूनिफॉर्म है। देख लीजिए, कहीं भी डिस्टेंस का टर्म तो आ ही नहीं रहा, यूनिफॉर्म। कितनी, सिग्मा बाय एप्सिलॉन। पर अगर आप प्लेटों के बीच में डाइलेक्ट्रिक भर दोगे, अब सोच के बताओ अब क्या होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड होगी तो सही, पर क्या वैक्यूम की तुलना में कम हो जाएगी क्या। हाँ, कितनी, E0/K। अभी तो पढ़कर आए हो, याद करो कि डाइलेक्ट्रिक क्या करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड उसके अंदर पोलराइजेशन करेगा, पोलराइजेशन करने से इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड होगी जो इस एक्सटर्नल फील्ड को क्या कर देगी, कम कर देगी। अब जरा सोचो, थोड़ा सा इसको और अलग करो। ये कैपेसिटर की प्लेट, एक आपने कंडक्टर डाल दिया और एक डाइलेक्ट्रिक डाल दिया। अब मजे आएंगे, ध्यान से देखिएगा, पेपर का क्वेश्चन है और बहुत ध्यान से बनाइएगा। ये प्लस ये माइनस, बोर्ड पे देखिएगा, बाद में नोट कर लीजिए, मजा आ जाएगा इस सवाल में। देखें सर, बनाना क्या चाहते हैं हम बनाना चाहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन। कहां से कहां चलने पर, एक प्लेट से दूसरी प्लेट के चलने पर। यहां से चालू हुई, बताइए यहां कौन, वैक्यूम, वैक्यूम में E0। अरे मन से, आशीष सर हम यहां से चल रहे हैं वैक्यूम, फिर कौन आया, आनंद आ जाएगा, 0। अभी पढ़कर आए हैं, और इलेक्ट्रो में तो 10 दिन पढ़ा था, कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0। फिर बता फिर क्या आ गया, वैक्यूम, वापिस E0। यहां तक आ गया मैं। फिर डाइलेक्ट्रिक, डाइलेक्ट्रिक में कम हो जाती है, बहुत बढ़िया, E0/K। फिर वापिस वैक्यूम। क्या फील आई क्या, यहां बताइए, E0 यहां 0,
ई नॉट, ई नॉट बाय के। क्लियर हुआ? और सुनिए, अब मैं क्या करता हूं, दो डाइलेक्ट्रिक डाल दी, दोनों डाइलेक्ट्रिक पर के अलग अलग, के अलग अलग, और K1 इज ग्रेटर देन K2 है। कर सकते हो कोशिश? आओ, मजा आएगा, ये और बढ़िया है, ये और बढ़िया है। बोलो बोलो, आराम से बताओ। पहले ये बताओ कि कर क्या रहे हैं हम? इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ बना रहे हैं। किसके साथ? डिस्टेंस के साथ। हम एक प्लेट से स्टार्ट हो रहे हैं और दूसरे प्लेट तक पहुंच रहे हैं, और इलेक्ट्रिक फील्ड के वेरिएशन को ऑब्जर्व कर रहे हैं। अब आराम से बनाइए, रटने की क्या जरूरत है, तो एग्जाम में सही होगा डायरेक्ट। बताइए पहले, वैक्यूम, लो सर, ई नॉट। अब डाइलेक्ट्रिक, ई नॉट बाय, पर दो के हैं, तो साइड में आके पहले सोचो। इंड्यूस फील्ड होती है ई नॉट बाय के डाइलेक्ट्रिक के अंदर, जिसका के ज्यादा उसका इलेक्ट्रिक फील्ड K1 ज्यादा है, तो जो इसका E1 होगा वो कम होगा। E1 कम होगा, K1 ज्यादा है, तो इसका E कम होगा। कम होगा मतलब ज्यादा नीचे जाएगा। E नॉट बाय K1। वापस वैक्यूम, फिर K2। अब K2 सोचो, इसका K2 कम है, इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा, थोड़ा ज्यादा, पर वैक्यूम से तो अभी भी कम ही होगा। नहीं आ रही बात समझ? और बाद में वापस कौन आ गया? वैक्यूम। थोड़ा सा शायद कम समझ में आया हो, तो कोशिश करते हैं वापस। आओ वापस देखो, वापस देखो, यहां कौन है, यहां बोलो। वैक्यूम, ई नॉट, ओके। यहां कौन? डाइलेक्ट्रिक। बाद में देखेंगे कम या ज्यादा। फिर वैक्यूम, फिर डाइलेक्ट्रिक, फिर, तो सर पहले तो ई नॉट वाले सर मैंने ओके कर दिए सर। लो सर, अब सर ये बता दो सर ये कैसे आए? तसल्ली से सोचना, क्यों रट रहा है? डाइलेक्ट्रिक में फील्ड हो जाती है ई नॉट बाय, जिसका के कम, K2 कम है, K2 कम है, तो उसकी फील्ड ज्यादा होगी। देख, ज्यादा है, किससे ज्यादा होगी? E1 से। पर वैक्यूम की तुलना में तो कम ही होगी। लिख लो, ये पेपर में आया हुआ है AIPMT। कल इससे आगे बढ़ेंगे, कल और न्यूमेरिकल करेंगे, फिर होमवर्क दूंगा। तो आप कनेक्टिविटी करते रहिए, डिस्कशन करेंगे। एक्सरसाइज 3 पे अटैक करिए। अब कल दिए थे शायद मैंने 1 से 10, कितने दिए थे? नहीं दिए? अब चालू कर दें एक्सरसाइज 3। जितने भी बच्चे हैं सब कर लीजिए, एक साथ डिस्कस कर लेंगे, किसी दिन 1 घंटा डिस्कस कर लेंगे उसको पूरा। चलिए, धन्यवाद। लिख लीजिएगा, फिर ब्रेक ले लीजिएगा।
Good morning to you all.